हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर्स में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए थे। जिन टॉपिक को मैंने आपको बताया था विद्युत आवेश, आवेशों के प्रकार और उनके गुण और भी चीजें। आज उसके बाद का जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके साथ ही आज का चैप्टर, हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का, वो आज खत्म हो जाएगा इन टॉपिक्स के साथ। आज के जो हमारे टॉपिक है जो आज हमें पढ़ने हैं, कूलाम का नियम, महत्वपूर्ण तथ्य, कूलाम के नियम के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं या बातें हैं। तीसरा टॉपिक आज का हमारा रहेगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में। और उसके बाद एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सदिश रूप। तो ये चार टॉपिक आज हम लोग अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दिया था, और ये कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। स्थिर आवेशों पर लागू होता है। ये अजम्पशन है जो उन्होंने माना था। ये केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है और किसी भी आवेश के लिए मान्य नहीं है। इसके अनुसार मान लिया जाए कि अगर दो आवेश है, यहाँ पर Q1 Q2 दोनों धनात्मक आवेश है, इनके मध्य की दूरी हमने R मान ली कि ये दोनों आवेश परस्पर R दूरी पे रखे हैं। दो बिंदु आवेश हो गए Q1 और Q2 जो परस्पर R दूरी पर स्थित है। तो नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार इन आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो दोनों आवेश हैं, आवेशों के मध्य कार्यरत, आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा नियम था। क्योंकि आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाए इसलिए मैं उसको बोर्ड पर लिख दे रहा हूं डेफिनेशन को, कि ये जो आपका कूलाम का नियम है केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हैं तो उन आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ड्राइव करेंगे। इसको मैं गणितीय रूप में आपको समझाता हूं। तो नियम के अनुसार जैसे कहा गया था कि जो वैद्युत बल है उन आवेशों के मध्य जो कार्य करता है वो उनके गुणनफल के Q1 और Q2 के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को अगर हम कंबाइन करें तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो ये कौन सा रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर इसके का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या गणितीय मान 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। ये उसका एक गणितीय रूप था। आगे इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम ज्ञात करते हैं। इसको नोट करते जाएं आप लोग। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता थी। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मात्रक ज्ञात करें तो एप्सिलॉन का मात्रक ज्ञात करने में पता है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने इसका वैल्यू लिखा था। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं।
F बराबर हमें पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं एप्सिलॉन को ट्रांसफर कर दूं तो 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि मुझे मात्रक ज्ञात करना है तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका तो कोई भी मात्रक नहीं होता। 1/F, F का मात्रक यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। Q1 और Q2, Q1 भी हमारा आवेश है, Q2 भी आवेश है और दोनों का मात्रक कूलाम में होता है, तो यहाँ पर कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। और बीच की दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर। तो हमारा मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें अगर इसकी विमा ज्ञात करनी है तो विमा के लिए हम क्या करेंगे? विमा ज्ञात करने के लिए कूलाम, मैं आपको बता चुका था लास्ट वीडियो में कि आपका जो आवेश होता है उसकी विमा AT होती है, तो AT का स्क्वायर, लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। न्यूटन यानी बल, बल की विमा mLT-2 होती है। और मीटर चूंकि उसको हम L लिखते हैं तो L स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, ये M ऊपर जाएगा तो -1, ये L एक यहाँ है और यहाँ पर, तो LQ ऊपर जाएगा तो -3 और T -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो कंबाइंड हमारा आ जाएगा M-1 L3 T 4A स्क्वायर। ये हमारी विमा आ गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं रफ करता हूं और अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, एक चीज और जो मुझे बतानी है यहां पर, वो भी आप उसको नोट करते जाएं कि यदि बिंदु आवेशों के मध्य अगर कोई अन्य माध्यम, निर्वात या हवा के अलावा भी कोई अन्य माध्यम उपस्थित होता है, तो ये समीकरण हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/Q2 R स्क्वायर, जहां पर K एक परावैद्युतांक है और जो दो बिंदु आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम को व्यक्त करता है। ये तभी इस्तेमाल होगा जब दो बिंदु आवेशों के मध्य कोई और माध्यम उपस्थित हो। ये इसके लिए ये सूत्र हमारा दिया गया है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, कूलाम के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको लेनी चाहिए कॉम्पिटिशन्स के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक पॉइंट है जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताते चलता हूँ कि दो आवेश अगर है, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके परमाणु भले ही अलग अलग, इनके परमाणु अलग अलग हैं, लेकिन इनके मध्य जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो बराबर रहेगा, चाहे F12 हो तो F21, चाहे इनके परमाणु अलग अलग क्यों ना हो। कहने का मतलब अगर Q1 अनुपात Q2 1:3 है, लेकिन इनके मध्य कार्यरत बल हमेशा 1:1 ही रहेगा। समझ रहे हैं आपकी अनुपात, यानी आवेश के परमाणु का कोई भी प्रभाव वैद्युत बल पर नहीं पड़ता। दो आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल हमेशा बराबर होता है, चाहे उनके परमाणु समान हो या असमान। ठीक, दूसरा हम लोग तथ्य जानते हैं। दूसरा तथ्य क्या है कि वैद्युत बल या दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके मध्य जो वैद्युत बल कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव वैद्युत बल पर नहीं पड़ता। ये भी हम लोग समझ गए कि द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव वैद्युत बल पर नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर चूंकि मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। अगर मान लीजिए हमने कोई आवेशित गोले ले लिए तो आवेशित गोलों को जब परस्पर पास पास रखेंगे तो उन पर आवेश का वितरण हो जाएगा। आवेश का वितरण होगा तो वो आवेश कुछ ज्यादा दूरी पर, अब अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी पर क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, जिससे इनके मध्य कार्यरत बल क्या हो जाएगा, वैद्युत बल कम हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लें, बिंदु आवेशों को अगर बिंदु आवेशों के स्थान पर अगर हम गोलीय आवेश लेते हैं, खोखले गोले लेते हैं और आवेशों खोखले गोले लेते हैं, तो जो आवेश होता है वितरित हो जाता है उनकी सतह पर और इस वजह से आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, जिससे वैद्युत बल का मान घट जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया था। चौथा पॉइंट ये है कि यदि जो वैद्युत बल होता है दो बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल अधिकतम सदैव उस स्थिति में होता है जब इनके बीच माध्यम हवा हो या निर्वात हो। निर्वात या हवा की उपस्थिति में दो बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल का मान अधिकतम होता है। अन्यथा और कोई माध्यम होने पर
ये माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ता है तो वैद्युत बल का मान घटने लगता है। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक और तथ्य है जो मैं आपको बता दूं कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल माना जाता है और ये वैद्युत बल है, काफी शक्तिशाली बल है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो हमने उसके बारे में जानकारी की। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक, कूलाम के नियम का सदिश रूप। हमें इसका सदिश रूप पढ़ना है। सपोज कर लीजिए कि यहां पर दो आवेश है Q1 Q2, दोनों धनात्मक आवेश है, तो ये परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो ये सदिश रूप स्टार्ट करते हैं हम लोग। माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 जो परस्पर r दूरी पर स्थित है। Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश r12 और Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश r21 है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। तो Q1 और Q2 के मध्य जो कार्यरत बल होगा हम उसे को ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैं इसको रख कर देता हूं, ये आप नोट कर लेना। तो जो कार्यरत बल होगा F12 मोड वेक्टर बराबर F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 तथा एकांक सदिश r12 एक ही दिशा में है। Q2 पर Q1 के कारण जो बल कार्य कर रहा है 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 r², जहां r12 क्या है, एकांक सदिश जो लगने वाले बल की दिशा की ओर है और वो लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है तथा एकांक सदिश r21 समान दिशा में। इसका मतलब है जो एकांक सदिश r21 है वो लगने वाले बल F12 की दिशा को व्यक्त करेगा। तो F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² r21 दिशा की ओर। अब इसका महत्व क्या है, सदिश रूप का जो महत्व है, क्यों हमें पढ़ाया गया, उस महत्व को भी हम जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। सदिश रूप क्यों पढ़ाया गया यदि जानना है। हमें पता है r21 एकांक सदिश और r12 एकांक सदिश परस्पर विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है, डायग्राम में आपने देखा था। तो वैल्यू पुट कर देंगे F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 r²। r21 की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस r12, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। तो इक्वेशन बन जाएगा F12 वेक्टर माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² और r12 की दिशा में। तो ये देखिए क्या बन गया, ये पूरी वैल्यू हमारे F21 के बराबर है। तो F12 बराबर माइनस F21 वेक्टर। इससे सिद्ध हो जाता है कि दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल परस्पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। इससे हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल है वो न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। इसीलिए सदिश रूप का बहुत महत्व है, जिससे हमें उनकी दिशा के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आगे, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सदिश रूप। इसको हम लोग दो आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल का सदिश रूप, ये टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, Q1 और Q2 जिनके मध्य की दूरी r है। मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश क्रमशः r1 और r2 है। दोनों धनात्मक आवेश है तो इनके मध्य एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 और
Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। Q1 व Q2 के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। इसी प्रकार जो B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R2 है। अगर मान लीजिए ये बिंदु A है आपका, ये बिंदु B, तो बिंदु B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R21। ये आप जानते हैं कि अगर हमें R21 हो तो R21 वेक्टर बराबर R1 माइनस R2, ये वैल्यू हमें पता है। बिंदु B के सापेक्ष A का स्थिति सदिश कितना है, R21। तो Q1 पर जो आपका आवेश Q1 है, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैक्टर बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी क्या हो गई, क्योंकि इनका जो स्थिति सदिश बिंदु B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R21, वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 का स्क्वायर स्थिति सदिश R21 लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है 2 से 1 की ओर, यहां से ये 2 से 1 की ओर स्थिति सदिश की दिशा को व्यक्त कर रहा है। हमें पता है एकांक सदिश वेक्टर के चैप्टर में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एकांक सदिश वेक्टर और उस बटे उस वेक्टर का मॉड, तो R21 कैप बराबर वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर R21 अपॉन मॉड वेक्टर R21। ये दोनों सिमिलर है, इनका क्यूब हो जाएगा, तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, R21 वेक्टर। ये दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल का सदिश रूप है। ठीक इसी प्रकार हम लोग F12 को भी लिखेंगे, F12 हमने यहां लिख लिया है, हम F21 को लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये वेक्टर चेंज हो जाएगा क्योंकि दिशा बदल जाएगी, का Q R12 कैप। यहां से हम देख सकते हैं R12 एकांक सदिश R12 और एकांक सदिश R21 परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में है। इनके अगर हम वैल्यू को पुट कर दें तो वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड का क्यूब। R12 की वैल्यू है मॉड माइनस R21 कैप, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू F12 के बराबर है। तो वेक्टर F21 माइनस वेक्टर F12, इससे हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिमाण में तो बराबर होता है, लेकिन उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। ये हमारा चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। और सभी लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। थैंक यू।